भागीदार को फर्म में कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे एंट्री दिलवा सकते हैं, एक पार्टनर किसी फर्म में कैसे एंटर करेगा। प्रविष्ट किया जाना मतलब कैसे जुड़ना। शुरू में आप 10 पार्टनर जुड़े थे, अब 11वां व्यक्ति आपके साथ जुड़ना चाहता है भागीदार के रूप में, तो वो कैसे जुड़ेगा। आई बात समझ में? यस मैम। तो मैम इसमें इंग्लिश में इंट्रोडक्शन क्यों दिया हुआ है? इंट्रोडक्शन मीन्स तो अलग होता है ना। आप पढ़ो तो सही, भाषा पढ़ो। एक शब्द के कई जगह अलग अलग प्रकार से मीनिंग आते हैं। यहाँ इंट्रोडक्शन का मतलब उसके एडमिशन से है, ज्वाइनिंग से है। भागीदारों के बीच की संविदा और धारा 30 के उपबंधों के अधीन यह है कि कोई भी व्यक्ति सब वर्तमान भागीदारों की सम्मति के बिना फर्म में भागीदार के तौर पर प्रविष्ट नहीं किया जाएगा। पार्टनर्स के बीच का कॉन्ट्रैक्ट होगा, और साथ में सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग भी हमें चलना होगा, क्योंकि सेक्शन 30 ये कहता है कि अगर माइनर जुड़ना चाहता है तो उसके लिए वो कैसे जुड़ सकता है। तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल, और केवल लाभों के लिए अपन उसको जोड़ सकते हैं, हानियों के लिए अपन उसको जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं। तो सेक्शन 30 का भी ध्यान रखें। पार्टनर्स के बीच का कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कह रहे हैं भाई, आप जुड़ोगे, अगर फर्म में 11वां व्यक्ति जुड़ रहा है तो उसका क्या रोल रहेगा, ये सब संविदा के द्वारा तय होगा। और उसको जोड़ने का तरीका क्या होगा, सभी भागीदारों की सम्मति ही होगी, सभी की, ऑफ ऑल। उसके बिना वो फर्म में नहीं जोड़ा जा सकता। किसके तौर पर? भागीदार के तौर। धारा 30 के उपबंधों के अधीन यह है कि जो व्यक्ति फर्म में भागीदार के तौर पर प्रविष्ट किया गया है तद द्वारा वह उसके भागीदार होने से पूर्व किए गए किसी भी फर्म के कार्य के लिए दायी नहीं हो जाता। सेक्शन 30 के प्रोविजंस ये बताते हैं कि अगर कि कोई व्यक्ति फर्म में पार्टनर के तौर पे जोड़ा गया है, तो उसके पार्टनर होने से पहले, उस फर्म में जुड़ने से पहले अगर कोई भी काम फर्म द्वारा किया गया है, तो उस रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। आपसे पूछा जा सकता है धारा 31(2) का अपवाद बता दो। क्या पूछा जा सकता है? धारा 31(2) का अपवाद बताओ। क्या है बताओ? सेक्शन 30। क्योंकि सेक्शन 30 रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ लाइबिलिटी अराइज करता है। सेक्शन 30 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आएंगे जरूर वहां से, मैंने बताया था आपको। ये कह रहा है कि भाई, मैं आपकी फर्म में आज भागीदार के रूप में जुड़ी हूं, तो मेरी आज से लाइबिलिटी होगी ना। आपने पहले क्या किया उसके लिए मेरी लाइबिलिटी थोड़ी है। आप तो 10 साल से काम कर रहे हो, मैं आज जुड़ी हूँ आपकी फर्म में, तो मेरी लाइबिलिटी कब से है? आज की तारीख से है। लेकिन ये सेक्शन 30 जो है वो ये बताता है कि अगर कोई माइनर किसी फर्म में जुड़ना चाहता है, तो उस सिचुएशन में उसकी लाइबिलिटी, जब वो मेजर हो जाता है और वो ये तय करता है कि फर्म में बना रहेगा, तो उसकी लाइबिलिटी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एप्लीकेबल होगी। यानी कि जब वो फर्म में जुड़ा था भागीदार के रूप में, तो वो पूर्ण भागीदार तो नहीं था, केवल लाभों के लिए था, लेकिन फिर भी हम उसकी लाइबिलिटी वहां से मानते हैं जहां से वो फर्म में भागीदार के रूप में जुड़ा था, एज ए माइनर। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलते हैं आगे। यस मैम। चलिए पढ़िए सेक्शन 32। भागीदार का निवृत्त होना। भागीदार अन्य सब भागीदारों की सम्मति से भागीदारों के अभिव्यक्त करार के अनुसार या जहां की भागीदारी इच्छाधीन है वहां अन्य सब भागीदारों को अपने निवृत्त होने के आशय की लिखित सूचना द्वारा निवृत्त हो सकेगा। हम फर्म में जुड़ गए हैं, अब अलग होना चाहते हैं, तो क्या तरीका है? सबकी सम्मति से जुड़े थे, सबकी सम्मति से अलग हो सकते हैं। हमने कोई एग्रीमेंट किया था, उस एग्रीमेंट के अनुसार हो सकते हैं। और अगर हमारी पार्टनरशिप पार्टनरशिप एट विल है, तो दूसरे व्यक्ति को नोटिस देकर, रिटन नोटिस देकर भी हम फर्म से अलग हो सकते हैं। क्लॉज 2 पढ़िए। निवृत्त होने वाला भागीदार अपनी निवृत्तन से पहले किए गए फर्म के कार्यों के लिए किसी पर व्यक्ति के प्रति किसी दायित्व से ऐसे करार द्वारा जो ऐसे पर व्यक्ति और पुनर्गठित फर्म के भागीदारों के साथ उसने किया हो उन्मोचित किया जा सकेगा, और ऐसा करार ऐसे पर व्यक्ति को उस निवर्तन का ज्ञान होने के पश्चात की उसकी और पुनर्गठित फर्म के बीच की व्यवहारचर्या
से विवक्षित हो सकेगा। देखिए, वैसे तो हम जानते हैं ये सभी कि भाई अगर हम फर्म में पार्टनर हैं तो हमारी पार्टनरशिप फर्म में बने रहने के दौरान हमने जो जो काम किए हैं उस काम के लिए हमारी लायबिलिटी होगी। अब मान लीजिए ये ए नाम का व्यक्ति फर्म से अलग हो रहा है, निवृत्त हो रहा है, मतलब रिटायरिंग, वो फर्म से अलग हो रहा है। तो अपने अलग होने से पहले जो भी काम है उसके लिए वो जिम्मेदार तो होगा ही होगा, लेकिन वो जिम्मेदारी से छूट सकता है क्या? उसके बारे में एक क्लॉज हमें बताता है कि थर्ड पार्टीज और फर्म के जो बाकी बचे हुए भागीदार हैं, मतलब अभी फर्म में 10 भागीदार थे, उसमें से एक चला गया तो 9 लोग रह गए। अब ये जो एक चला गया है, 10वें नंबर का व्यक्ति, ये इसके चले जाने से क्या प्रभाव पड़ा? तो ये तो फर्म से अलग हो गया, लेकिन फर्म अभी जारी है। फर्म जारी है तो थर्ड पार्टी जिसने फर्म के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, पर व्यक्ति जिसे हम कह रहे हैं, और ये पुनर्गठित फर्म मतलब बाकी 9 बचे हुए लोगों की फर्म, ये लोग आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, 10वां व्यक्ति जा रहा है तो जाने दो, हम तो जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम बाकी लोग जो हैं वो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा करेंगे। तो इस सिचुएशन में हम उसे दायित्व से फ्री भी कर सकते हैं। कौन से व्यक्ति को? जो फर्म से अलग हो रहा है, उन्मोचित किया जा सकेगा। क्वेश्चन आता है कि ऐसे उन्मोचित किया जा सकता है क्या? ये फर्म की लायबिलिटी से फ्री हो सकता है? हाँ साहब, एक रास्ता है थर्ड पार्टी के बीच में और जो रिमेनिंग पार्टनर्स रह गए हैं उस फर्म के, यानी रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, वो लोग आपस में एग्रीमेंट कर लें तो ये फर्म से अलग हो सकता है और साथ ही अपने दायित्व से छुटकारा भी पा सकता है। फर्म से किसी भागीदार के निवृत्त होने पर भी जब तक कि निवृत्त होने की लोक सूचना न दे दी गई हो, वह और भागीदार उनमें से किसी के द्वारा भी किए गए ऐसे कार्य के लिए जो उस निवृत्तन के पहले किए जाने पर फर्म का कार्य होता, पर व्यक्तियों के प्रति भागीदारों के तौर पर दायी बने रहते हैं। भाई आप अगर फर्म से अलग हो रहे हो तो पब्लिक को तो पता नहीं है, पब्लिक को कैसे पता चलेगा? आप पब्लिक नोटिस दे दो। आपने जब तक नोटिस नहीं दिया है तब तक वो फर्म का कार्य माना जाएगा और आप थर्ड पार्टी के प्रति जिम्मेदार बने रहोगे, लायबिलिटी आपकी बनी रहेगी। परंतु निवृत्त भागीदार किसी ऐसे पर व्यक्ति के प्रति दायी नहीं होगा जो फर्म के साथ यह न जानते हुए व्यवहार करता है कि वह भागीदार था। अब कोई थर्ड पार्टी को पता ही नहीं है कि वो फर्म में पार्टनर था और वो ट्रांजेक्शन कर रही है, उसको लेना देना ही नहीं है कि ये फर्म में पार्टनर है या नहीं, तो इसके होने ना होने का कोई प्रभाव जहां नहीं पड़ेगा वहां पर वो थर्ड पार्टी के प्रति जिम्मेदार भी नहीं होगा, क्योंकि फर्म से अलग तो हो ही चुका है वो। जिनको पता, भाई हम पब्लिक नोटिस इसलिए दे रहे थे भाई पब्लिक को पता है कि हम भागीदार हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो फर्म के साथ ट्रांजेक्शन कर रहा है उसे पता ही नहीं है कि वो फर्म में पार्टनर भी है, तो लायबिलिटी भी नहीं बनेगी, वो फर्म से अलग वो हो ही चुका है। धारा 3 के अधीन सूचनाएं निवृत्त होने वाले भागीदार द्वारा या पुनर्गठित फर्म के किसी भी भागीदार द्वारा दी जा सकेगी। अब ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सूचना कौन देगा? ये लोग सूचना, जो अलग हो रहा है वो भी दे सकता है और जो रिकंस्टिट्यूटेड फॉर्म है, जो बचे हुए भागीदार हैं उनमें से भी कोई इसकी सूचना दे सकेगा। 33। भागीदार का निष्कासन। भागीदारों के बीच की संविदा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के सद्भाव पूर्वक प्रयोग में के सिवाय भागीदार फर्म में से भागीदारों की किसी भी बहुसंख्या द्वारा निष्कासित नहीं किया जा सकेगा। देखो, क्या भागीदार को निकाला जा सकता है, एक्सपल्शन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। हम मेजोरिटी से करना चाहे, सारे मिल गए एक तरफ, तो निकाल सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो कैसे कर सकते हैं? कोई रास्ता है? हाँ जी रास्ता है। अगर हमने पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा हो कि हम किसी भागीदार को निकाल सकते हैं, और कौन सी सिचुएशन में ये राइट का इस्तेमाल करेंगे? बोनाफाइड वे से, सद्भाव पूर्वक कर सकते हैं। क्लॉज धारा टू। 32 की धारा 2, 3, 4 के उपबंध निष्कासित भागीदार को उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह निवृत्त भागीदार हो। ये जो 2, 3, 4 अभी अपन ने पढ़े थे ऊपर सेक्शन 32 के, जब कोई व्यक्ति फर्म से अलग हो रहा है, सेम वही प्रोविजन यहाँ पर भी लागू होंगे जब किसी को हम फर्म से अलग करते हैं। 34। मैम एक बार ये सेक्शन 32 का क्लॉज 3 एक लाइन में बताना इसमें क्या है, इसका हाँ मीनिंग। जी। सेक्शन 32 का क्लॉज 3। 32 का क्लॉज 3। यस मैम।
32 का क्लॉज 3 ये कहता है कि जब आप किसी फर्म से अलग होना चाहते हो, शिल्पा आप किसी फर्म से अलग होना चाहती हैं, लेकिन आपने उसका पब्लिक नोटिस नहीं दिया है। तो पब्लिक को तो ये पता है कि आप फर्म में पार्टनर हो, और अगर वो पब्लिक में से कोई व्यक्ति फर्म के साथ ट्रांजैक्शन करता है, डील विद करता है, ये मानते हुए कि शिल्पा भी फर्म में पार्टनर है, तो आप जिम्मेदार मानी जाएंगी, क्योंकि आपने अलग होने के बाद ये काम नहीं किया कि उसका पब्लिक नोटिस नहीं दिया। तो आप थर्ड पार्टी के प्रति, पब्लिक के प्रति आप जिम्मेदार रहेंगी, वो व्यक्ति जो कि फर्म के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। लेकिन उस सिचुएशन में आप लाइएबल नहीं होंगी, आप फर्म से अलग हो गई हैं, आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है, लेकिन वो थर्ड पार्टी जो फर्म से डील विद कर रहा है, वो आपको जानता ही नहीं है कि वो आप पार्टनर पहले भी थी, तो इस बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप जिम्मेदार नहीं माने जाओगे। ओके। क्लियर? यस मैम। चलिए 34 पर। भागीदार का दिवाला। जहां की फर्म का कोई भागीदार दिवालिया न्याय निर्णित कर दिया जाता है, वहां उस तारीख से जिसको न्याय निर्णय का आदेश हुआ हो, भागीदार नहीं रहेगा, चाहे तद द्वारा फर्म विघटित हो या न हो। फर्म से अलग होने के क्या क्या रास्ते हैं? अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई हो, वो दिवालिया हो गया हो, उसने नोटिस दे दिया हो, उसे निकाल दिया गया हो, है ना, ये सारे तरीके यहाँ पर हैं। तो उसमें से यहाँ बताया कि अगर कोई पार्टनर दिवालिया हो गया तो वो फर्म से अपने आप ही अलग हो जाएगा। किस दिन से हो जाएगा? जिस दिन ऐसा ऑर्डर पास हुआ है। जहां की किसी भागीदार के दिवालिया न्याय निर्णित किए जाने पर फर्म भागीदारों के बीच की संविदा के अधीन विघटित नहीं होती, वहां ऐसे न्याय निर्णित भागीदार की संपदा फर्म के किसी ऐसे कार्य के लिए और फर्म उस दिवालिये के किसी ऐसे कार्य के लिए दायी नहीं है जो उस तारीख के पश्चात किया गया हो जिस तारीख को न्याय निर्णय का आदेश दिया गया है। देखिए, फर्म के विघटन वाला जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो अपने को पता चलेगा कि फर्म डिसॉल्व किस तरीके से हो जाती है। किसी पार्टनर के दिवालिया होने पर भी फर्म विघटित हो जाती है। लेकिन अगर हमने पहले से ही कॉन्ट्ररी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, विपरीत संविदा कर ली कि अगर कोई भागीदार दिवालिया हो गया तो हमारी फर्म जारी रहेगी, वो विघटित नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में हमारी फर्म तो जारी है, फर्म चालू रखे हुए है, और कोई पार्टनर जो है उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया है, और फर्म हमारी चालू है, क्योंकि हमने पहले से ही तय कर लिया था कि किसी भागीदार के दिवालिया होने पे फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस पार्टनर की प्रॉपर्टी का यूज हम फर्म के लिए करेंगे या नहीं करेंगे? जब वो पार्टनर नहीं रहा, उस तारीख के बाद से फर्म के काम के लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा। न ही, क्योंकि वो फर्म में पार्टनर ही नहीं रहा तो लेना देना ही खत्म हो गया। वो कोई काम करेगा तो उसके काम से फर्म भी बाउंड नहीं होगी, और फर्म ने अगर कोई काम किया है तो उस फर्म के किए गए काम से वो भागीदार भी बाध्य नहीं होगा। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं सेक्शन 42 क्लॉज डी एंड 47, जो आप आगे पढ़ेंगी। सेक्शन 42 क्लॉज डी जो है वो यहाँ काम आएगा आपको, और सेक्शन 47 अपने बैरेक्ट में आप इसे नोट कर सकते हैं। आप पढ़िए 35। मृत भागीदार की संपदा का दायित्व है। जहां की किसी भागीदार की मृत्यु द्वारा भागीदारों के बीच की संविदा के अधीन फर्म विघटित नहीं होती, वहां मृत भागीदार की संपदा फर्म के किसी ऐसे कार्य के लिए जो उसकी मृत्यु के पश्चात किया गया हो दायी नहीं है। अगर कि हमने डिसोल्यूशन के टाइम की चीजें पहले तय कर ली हैं, कि अगर कॉन्ट्रेरी बात हमने तय कर ली है कि किसी पार्टनर की डेथ से हमारी फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, वो जारी रहेगी, तो किसी पार्टनर की डेथ के बाद वो फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, क्योंकि हमने विपरीत संविदा कर रखा है और हमारी फर्म जारी रहेगी। तो उस सिचुएशन में उस डिसीज्ड पार्टनर की प्रॉपर्टी लाइएबल नहीं होगी उन कामों के लिए जो उसकी डेथ के बाद फर्म के द्वारा किए गए, क्योंकि वो फर्म में भागीदार अब नहीं रहा, उसकी डेथ के बाद उसका अस्तित्व वहां से खत्म हो चुका है। तो पहले के काम थे उनके लिए तो प्रॉपर्टी लाइएबल है, लेकिन बाद के कामों के लिए संपत्ति लाइएबल नहीं होगी। इसमें आप जोड़ सकते हैं सेक्शन 45, जो आप आगे पढ़ेंगे। नो पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड है, पूछा जा सकता है सेक्शन पब्लिक नोटिस 45। कहाँ रिक्वायर्ड नहीं होगा, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं होगा, और सेक्शन 45 भी आप यहाँ मेंशन करें। 36। बाहर जाने वाले बाहर जाने वाले भागीदार को प्रतियोगी कारोबार चलाने का अधिकार।
बाहर जाने वाले भागीदार फर्म के कारोबार का प्रतियोगी कारोबार चला सकेगा और वह ऐसे कारोबार का विज्ञापन कर सकेगा, किंतु तत्प्रतिकूल संविदा के अधीन वह फर्म नाम का उपयोग न कर सकेगा। अपने को फर्म का कारोबार चलाने वाला व्यक्ति न कर सकेगा। उन व्यक्तियों से जो उसकी भागीदारी का अंत हो जाने के पूर्व फर्म से व्यवहार करते थे, अपने साथ व्यवहार करने की याचना न करे। देखिए, ये कह रहा है कि अगर कोई बाहर जाने वाला है, मतलब आउटगोइंग पार्टनर, मतलब फर्म को छोड़ के हम जा रहे हैं, अगर हम फर्म को छोड़ के जा रहे हैं और हम वैसा का वैसा ही दूसरा काम करना चाहते थे, हम किताबों का व्यापार साथ में कर रहे थे, अब आपकी फर्म से मैं अलग हो गई हूँ, मैं सोलो बिजनेसमैन या किसी और लोगों के साथ मिलके किताबों का काम कर रही हूँ, बुक्स का काम कर रही हूँ, यानी वही सेम कंपटीशन वाला काम कर रही हूँ, जिसके लिए मुझे फर्म में रहते हुए मना किया गया था कि कंपटीशन वाला काम आप एज ए पार्टनर नहीं करोगे। अब मैं फर्म से अलग हो गई हूँ तो मैं अपने कारोबार को चलाऊंगी भी और उसका एडवर्टाइजमेंट भी करूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं फर्म के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकती। मैं अपने आप को ये भी नहीं बताऊंगी कि मैं उस फर्म की भागीदार हूँ, क्योंकि मैं फर्म से अलग हो गई हूँ। और साथ में मैं वो लोग जो कि पहले जिन जो पार्टनरशिप फर्म के साथ डील विद कर रहे थे उन्हें मैं भी जानती हूँ, तो मैं उन्हें ये इंसिस्ट नहीं करूंगी कि आप उस फर्म को छोड़ के आप मेरे साथ में ट्रांजेक्शन करें। ये भी कर्तव्यों के विपरीत माना जाएगा। क्लॉज 2। व्यापार अवरोधी करार। कोई भागीदार अपने भागीदारों के साथ यह करार कर सकेगा कि भागीदार न रहने पर वह किसी विनिर्दिष्ट कालावधि तक या विनिर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के भीतर फर्म के कारोबार के सदृश कोई कारोबार नहीं चलाएगा। और यदि अधिरोपित निर्बंधन युक्तियुक्त हो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 27 में किसी बात के होते हुए भी ऐसा करार विधिमान्य होगा। हम जब पार्टनर्स के रूप में जुड़ते हैं तो उसी समय हम ये रेस्ट्रिक्शंस एक दूसरे पर इम्पोज कर सकते हैं कि भैया साझेदारी में तो अपन काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि तुम साझेदारी में से जब अलग हो जाओगे किसी भी कारण से, डिस्प्यूट होने पे या आप कैसे भी अलग हो जाते हो, तो ऐसा नहीं होगा कि आप 6 महीने तक कोई और कारोबार करो, आप इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये कारोबार करो, सेम कारोबार आप नहीं चलाओगे। तो हम किसी भी निर्दिष्ट कालावधि तक कोई टाइम पीरियड उसमें डिसाइड कर सकते हैं कि भैया 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने आप ये सेम बिजनेस नहीं करोगे, या हम इस पूरे जो लोकल एरिया है उसके अंदर आप फर्म का समान कारोबार नहीं चलाओगे। ऐसा रेस्ट्रिक्शन हम लगा सकते हैं जब हम फर्म में जुड़ते हैं, पहले से ही लगा सकते हैं कि फर्म से अलग होने पर आपके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन होगा और ये आपको मानना पड़ेगा, और ये वैलिड भी होगा, सेक्शन 27 के अकॉर्डिंग ये वॉइड नहीं होगा। ऐसी रोक लगाई जा सकेगी कि हम आपको भागीदार के रूप में जोड़ेंगे ही तब। आ रही है बात समझ में?